हेलो व्यूअर, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड में सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसी क्रम में आगे का करते हैं। तारे का जीवन चक्र। तारे का जीवन चक्र कैसा होता है? पहला होता है स्टेलर नेबुला, जो कि अभी तक आप समझ चुके हो कि जब हमारी आकाशगंगा है उसकी तीसरी भुजा में कौन होगा? हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम का। तो तारे के जीवन आकाशगंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के बनने से शुरू हुआ। ये बादल क्या कहलाते हैं? पीछे वीडियो में आप देख चुके हो। ये बादल क्या कहलाते हैं? ये बादल कहलाते हैं स्टेलर नेबुला। क्या कहलाते हैं? स्टेलर नेबुला। भ्रूण तारा क्या होता है? एम्ब्रियो जिसे कहते हैं। भ्रूण इट मीन्स किसी के जीवन की नई शुरुआत। ठीक, एम्ब्रियो। ठीक है, भ्रूण। तो उसी तरह से जब तारे की बनने की प्रक्रिया होती है, जो शुरू का टाइम होता है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण तारा। ठीक, जब आकाशगंगा में हाइड्रोजन का एक विशाल बादल, सबसे पहले हाइड्रोजन ही आया, तो उसी का विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन के इफेक्ट के कारण क्या हुआ? सिकुड़ने लगा। ठीक, तो इसका केंद्र क्या हो गया? सघन हो गया, मतलब छोटा हो गया। तो इस पिंड आदि तारा या भ्रूण तारा कहलाता है। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का एक विशाल बादल था, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण क्या होने लगा? सिकुड़ने लगा। जब कोई चीज़ सिकुड़ने लगी तो उसका सेंटर क्या हो गया? सघन हो गया, जगह कम होने लगी। तो जब जगह कम होने लगी तो उसे क्या कहते हैं? भ्रूण तारा। ठीक है, नेक्स्ट तारा आ जाओ। दूसरी हेडिंग क्या है आपकी? तारा। आदि तारा या भ्रूण तारा जिसे कहते हो। आदि तारा या भ्रूण तारा के सिकुड़ने की प्रक्रिया कब तक चली? ये अरबों वर्ष तक प्रक्रिया चली। ये एक दिन का काम नहीं है, ये अरबों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती है। और इस प्रक्रिया के दौरान आंतरिक जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? अपरिमित रूप से बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं। अभी तक क्या था? हाइड्रोजन था। जब हमारा भ्रूण तारा जो था वो सिकुड़ने की प्रक्रिया, जब प्रोसेस अरबों वर्षों तक चला, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो उसका अंदर जो आंतरिक टेम्परेचर था वो क्या हुआ? बढ़ गया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं, न्यूक्लियस बनने लगते हैं। इससे असीमित मात्रा में क्या होती है? रेडिएशन ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। और पिंड के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, तारों में ऊर्जा का सोर्स क्या है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब किसी चीज़ को जुड़ना, किसी चीज़ को ऐड करना, और विखंडन मतलब बिखराव या अलग होना। तो तारों में जो ऊर्जा होती है, तारों में जो एनर्जी होती है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है नाभिकीय संलयन। ठीक है, तारों का तत्वीय संगठन क्या होता है? कौन कौन से तत्व तारे में होते हैं? आपको तारा देखने में आसान लगता है, उसके बारे में भी कभी पढ़ लिया करिए। तो ये तारों में कौन कौन से तत्व का संगठन है? इसमें है तुम्हारा सबसे पहले किसका हुआ उत्पत्ति? हाइड्रोजन, जो सबसे मैक्सिमम होगी 71% या 71%। दूसरा हीलियम 27.1%। फिर तीसरे नंबर पे कार्बन, नाइट्रोजन और नियान 1.5%। और चौथा लौह तत्व या 0.5% होता है। एम्ब्रियो स्टार पढ़ लिया, स्टेलुलर नेबुला पढ़ लिया। अब एक आता है रक्त दानव। ठीक है, दानव रात में आता है, रेड गेंट। रक्त दानव क्या होता है? जो तारा होता है, तारे का जो सेंटर पॉइंट है उसमें नाभिकीय संलयन के जो प्रोसेस होता है, असंलयन मतलब जुड़ना, जो न्यूक्लियस का जुड़ना होता है। जो एक तारा है उसके सेंटर पॉइंट में नाभिकीय संलयन की जो क्रिया हो रही है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित होता है। जब हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है तो उस समय जो तारे का क्रोड होता है, क्रोड मतलब जो किनारा बाहरी साइड होती है, वो क्या कहलाती है? वो हीलियम गैस की प्रधानता वहाँ पे क्या होती है? बढ़ जाती है। इससे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो होती है वो
रुक जाती है, जिससे क्रोड जो होता है, क्रोड का दबाव कम हो जाता है तथा तारा क्या होता है, तारा सिकुड़ने लगता है। तारे के बाहरी भाग में नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, इससे विकिरण ऊर्जा की तीव्रता घट जाती है और इस स्थिति में तारे का रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था में तारा लाल दानव तारा कहलाता है। शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो, आपने क्या करा, उसको दोनों साइड से ऐसे दोनों हाथों से अपने पकड़ लिया। अब उसको आप इतना दबा रहे हो कि उसको वो छुड़ा रहा है। जब वो छुड़ा रहा है तो उसके फेस पे जो रेडनेस आ जाती है, जो लालपन आ जाता है, वो क्या करता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, काहे के लिए, बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। तो वो जो उसके फेस जो रेडनेस आता है, उसी तरह से ये जो तारों के बीच में जो नाभिकीय संलयन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, पूरी तरह से उसको बीच में दबाए रहता है। जो उसका क्रोड एरिया होता है वो उसको पूरी तरह से दबाए रहता है और इतना दबाता है कि उसका कलर जो होता है, वो उसका जो तारे का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। वो कैसा हो जाता है, तारे का रंग लाल हो जाता है। तो जो इसी अवस्था, जो यही स्टेज होती है, वो क्या कहलाती है, लाल दानव तारा कहलाती है। ठीक है, ये कई स्टेज दिए हैं, इनके इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। रक्त दानव थोड़ा सा बस सरसरी नज़र से पढ़ लीजिए। रक्त दानव अवस्था तारे के पहुंचने के बाद तारे के भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारे के प्रारंभिक द्रव्यमान की तुलना चंद्रशेखर सीमा के साथ 1.4 मीटर सेकेंड को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। ये समझ लीजिए बस, श्वेत वामन तारा होता है, एक काला बौना तारा होता है, एक सुपरनोवा होता है जिसे आप टूटता हुआ तारा कहते हो। ये सब कभी आपको और पढ़ाएंगे। कृष्ण विवर होता है, ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल की घटना होती है। ठीक है, नक्षत्र तारामंडल होता है, क्वार्टस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पल्सर तो आपने सिर्फ गाड़ी का नाम सुना होगा ना, लेकिन ये एक खगोलीय पिंड होता है जिसे न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा, वो देखा होगा आपने, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शिरोबिंदु की स्थिति, जैसे किरण पृथ्वी के उत्तरी भाग पे 90 डिग्री कोण बनाती है ना। ये सारे आपने सिर्फ देखे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करते हैं सौर मंडल।